वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का ये खास वीडियो है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिनका भी इकोनॉमिक्स है और बहुत ही जल्द आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं। एग्जामिनेशन 2026 बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए उनके लिए खास वीडियो है। आपका रिविजन हो जाएगा और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से फायदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद हम लोग टोटल 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो बातें करेंगे इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूं बच्चा, जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस लिखेंगे फिर से वही बात है, पहले अपने आप के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो क्या होना चाहिए, और जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा वैसे ही आप अपना जवाब देख लेना, मैच कर लेना, जिससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है द लॉ ऑफ एक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन बाय विच नेम। इसमें से कौन सा है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेंस, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दिस। आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो, जिन बच्चों को हिंदी में देना है वो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए बच्चा, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे नियम लिखा हुआ है ये सारे के सारे सही है और ये लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर में ही आता है। इसका मतलब ये हुआ इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। ये सारे जवाब सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर हिंदी में यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसका इंग्लिश अगर देखें तो बोला गया है सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, मॉडर्न इकोनॉमिक्स अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्लेस ऑफ विच ऑफ दिस। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या लिखा हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्लेस ऑफ विच ऑफ दिस। ऑप्शन ए रेवेन्यू, ऑप्शन बी कॉस्ट और ऑप्शन सी बोला यहाँ पे ए एंड बी बोथ, और डी बोला गया नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोला गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका मतलब ये हुआ बी हो जाएगा कॉस्ट के हिसाब से, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक अप्लाई जो करता है कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वो हो जाता है कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड। लॉन्ग रन के लिए बात बोल रहा है, ठीक है ना, और लंबे समय के लिए जब बात किया जाता है, अब यहाँ पे हिंदी में दिया गया, आप अच्छे तरीके से इसको भी पढ़ सकते हो। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू ऑप्शंस ए रिटर्न टू स्केल, ऑप्शंस बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ऑप्शन सी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और ऑप्शन डी लिखा हुआ नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे 3 का रिटर्न टू स्केल के हिसाब से होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, दीर्घकालिक उत्पादन फलन का जो संबंध होता है वो पैमाने के प्रतिफल से होता है। ठीक है, याद रहने चाहिए 3 का हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विथ माइक्रो, MICR माइक्रो, छोटे लेवल की बात बोला गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न हो सकता है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन फंक्शन, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी प्राइस डिटर्मिनेशन, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जवाब जो ABC जो दिख रहे हैं बच्चा, ये सब का सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में फंक्शन करता है और ये कंसर्न रखता ही रखता है। इसीलिए इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा 4th का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कम से कम 3 बार पढ़ें, वो भी अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसको 3 बार पढ़ें, आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे बोला गया यहाँ पे इंग्लिश में, द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। जो स्लोप होता है सप्लाई कर्व वो किस प्रकार के लिए होता है, पूर्ति वक्र की ढाल जो होती है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी बोला गया नेगेटिव, ऑप्शन सी बोला गया ए एंड बी बोथ, और डी बोला गया नॉन ऑफ दिस। देखो बच्चों ये ए और बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक साथ कभी भी हम लोग का स्लोप ऑफ सप्लाई नहीं होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन हाँ एक बात इसमें सही है, और वो जो स्लोप जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव के हिसाब से ही होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, 5 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चा यहाँ पे,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स फर्म कांट डिटरमाइन प्राइस इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना, हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फर्म या कंपनी जो भी यहाँ पे होगा वो इसे फर्म बोला गया, कांट डिटरमाइन प्राइस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ऑप्शन ए बोला गया यहाँ पे मोनोपोली, ऑप्शन बी बोला गया परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, और ऑप्शन सी बोला गया इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, और डी बोला गया ओलिगोपोली। आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्म स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए एकाधिकार, ऑप्शन बी बोला गया पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगिता में होता नहीं, अल्प अधिकार में होता नहीं है। इसी वजह से इसका जो जवाब होगा बच्चा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में नहीं कर सकता है मूल्य का निर्धारण। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म इसके द्वारा नहीं चल सकता है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में नंबर ऑफ बायर और सेलर बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से ये प्राइस मैकेनिज्म का केस यहाँ पे नहीं आ सकता है। ऑप्शन क्या लग जाएगा बच्चा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7th नंबर। बोला गया यहाँ पे मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता है, मार्केट प्राइस बोला गया ऑप्शन ए मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, ऑप्शन बी बोला गया है लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, ऑप्शन सी बोला गया इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस, और डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द दीज। तो मार्केट प्राइस बिल्कुल यहाँ पे सारे कंडीशंस फिट बैठता है, मोर देन इक्विलिब्रियम भी होता है, लेस देन इक्विलिब्रियम भी होता है, और इक्वल टू इक्विलिब्रियम भी माना जाता है। इसी वजह से यहाँ पे डी लगा देना। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसके जवाब हैं, सारे के सारे इसमें से सही है। बाजार मूल्य जो सामान्य मूल्य से होता है अधिक भी होता है, कम भी होता है और बराबर भी होता है, ये सब केस कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डी लगा लेना आप लोग 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोला गया यहाँ पे इन विच मार्केट कॉमोडिटी आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। हिंदी में देख सकते बच्चे यहाँ पे किस बाजार में वस्तु एक सी कीमत पर बेची जाती है, एक सी कीमत पे। ठीक है ना, ऑप्शन ए परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, ऑप्शन बी बोला गया इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, और ऑप्शन सी बोला गया मोनोपोली, और ऑप्शन डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, इन विच मार्केट कॉम्पिटिशन सोल्ड द सेम प्राइस, सारे कॉम्पिटिशंस में सारे मार्केट में एक जैसे प्राइस में नहीं बिकता है, वो बिकता है सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में होता है। सबका अपना अपना, मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेम प्राइस के हिसाब से चलता है, सारे सामान को बेचा जाता है। ठीक है बच्चा, इसी वजह से ये जो मार्केट में जो कॉमोडिटी जब सोल्ड किया जाएगा सेम प्राइस पे, तो वो हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिशंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या करे बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का क्या है, मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है, लगभग में ये क्वेश्चंस आता ही है। मतलब आप इसमें भी देख सकते हो, पहला ऑप्शन लिखा है हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सी हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स इन द इकोनॉमी, और डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव। ये 9 का जो आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। इस सारे जवाब इसका सही है, और यही सेंट्रल प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो इसका जवाब डी लगा लेना। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस, ये सब जितने भी हैं सब इकोनॉमिक्स का ये सेंट्रल प्रॉब्लम होता है बच्चा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डी हो जाएगा, सारे के सारे प्रॉब्लम से। ठीक है, चलो ये तो हो गया 9 का डी, आपने समझ लिया क्यों और कैसे जवाब भी दे रहा हूं यहाँ पे कुछ। अब बोला यहाँ पे 10 नंबर की अगर बात करें तो बोला कि यहाँ पे इन विच फैक्टर देयर इज नो चेंज इन द शॉर्ट पीरियड। अब शॉर्ट टाइम में हमको क्या करना है, क्या चीज को चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज। ठीक है ना, चेंज करने की बात नहीं चला, नो चेंज मतलब किस साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शंस ए ह्यूमन फैक्टर, ऑप्शंस बी फिजिकल फैक्टर, ऑप्शन सी फिक्स फैक्टर, ऑप्शन डी वेरिएबल फैक्टर। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ नो चेंज, इसी वजह से फिक्स्ड फैक्टर होगा। इसको हम लोग छोटा से समय में, कम समय में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इकोनॉमिक्स की भाषा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो जवाब होगा वो 10 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बस मैं आपको एग्जामिनेशंस के लिए हेल्प कर रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, बस इस पे ध्यान देना है। ठीक है ना, डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से ऐसा कौन सा है, चार ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी लेबर, ऑप्शन सी मनी, ऑप्शन डी कैपिटल। इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्शंस के लिए नॉट अ फैक्टर, यहां पे ध्यान से सुने लिखा हुआ नॉट अ फैक्टर, ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी लेबर, ऑप्शन सी मनी, ऑप्शन डी कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल ये तीनों फैक्टर होता है प्रोडक्शंस का, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका अगर बात करें मनी, तो मनी इसके फैक्टर नहीं होंगे, नॉट लिखा हुआ, ठीक है। इसीलिए मुद्रा इसका जवाब होगा, चारों ऑप्शन में से ये नहीं है उत्पत्ति का साधन, वो है मुद्रा, पैसा, रुपया, मनी, ठीक है। चलो 11 का तो सी हो गया बच्चा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें से कौन सा मेथड है जो मेजरमेंट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ऑप्शन ए टोटल आउटले मेथड, ऑप्शन बी पॉइंट मेथड, ऑप्शन सी परसेंटेज या प्रोस्पोनेट मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है, या ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। हिंदी में भी आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कुल व्यय प्रणाली निम्नांकित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि है, ठीक है। हिंदी में देख सकते हैं कुल व्यय प्रणाली, बी बिंदु प्रणाली, ऑप्शन सी प्रतिशत या अनुपातिक विधि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये से तो हमको लग रहा है सारे के सारे जवाब सही है। टोटल आउटले मेथड भी होता है, पॉइंट मेथड भी होता है, परसेंटेज भी मेथड होता है, इसीलिए यहाँ पे डी लगा लो बच्चा। जो इसमें से जो मेथड है मेजरमेंट के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे मेथड सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है यहाँ पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु प्रेजेंटेड द डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ पे देख सकते हो बोला ये स्टेटमेंट कौन दिया है, निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की है। ऑप्शंस ए मार्शल, ऑप्शंस बी पेगो, ऑप्शन सी सैमुएल्सन और ऑप्शन डी रॉबिन्स। यहाँ पे जो होगा बच्चा ये होगा सैमुएल्सन, जो है ना ये डिवाइड क्या बोलते हैं डेफिनेशंस की बातें कहते हैं, ठीक है। जो आउट ऑफ द फॉलोइंग हु प्रेजेंटेड द डेवलपमेंट ओरिएंटेड, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो डेफिनेशन दिए थे इकोनॉमिक्स का वो दिए थे सैमुएल्सन दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ हु सेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इसका जवाब दिया था। आप यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है। इसमें से कौन कहे थे, मार्शल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सैमुएल्सन, ऑप्शन सी रॉबिन्स और ऑप्शन डी एडम स्मिथ, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ हु सेड, तो यहाँ पे बच्चा इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा एडम स्मिथ साहब ने दिए थे, इसीलिए 14 का जो होगा वो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये याद रखिएगा स्टेटमेंट, साइंटिफिक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडी में आता ही आता है, ठीक है। इसीलिए दो चार जो नाम दिए गए हैं बुक में वो याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बोला गया यहाँ पे, Which of the following function is not concerned with central bank। यहाँ पे सेंट्रल बैंक का इसमें से कौन सा कंसर्न नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। इसमें से केंद्र बैंक का, सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। ऑप्शन ए क्रेडिट कंट्रोल, ऑप्शन बी क्रेडिट क्रिएशन, ऑप्शन सी गवर्नमेंट बैंकर्स और ऑप्शन डी बोला गया नोट इशू। तो देखो यहाँ पे जो है ना सारे ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, लेकिन ये काम नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन जो होता है ना बच्चा वो कौन सा बैंक का होता है, कॉमर्शियल बैंक का होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक का नहीं होता है। सेंट्रल बैंक का ये काम है क्रेडिट का कंट्रोल करना, गवर्नमेंट बैंकर्स होता है, नोट इशू करता है, लेकिन क्रेडिट जो क्रिएशन है वो कॉमर्शियल बैंक का काम होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक का काम नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। 16 नंबर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल बैंक इन इंडिया। बताओ इतना आसान कोई क्वेश्चन पूछता है इसमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो सेंट्रल बैंक इंडिया का है। ये तो आप लोग अच्छे से जवाब दे ही सकते हो। वैसे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसमें तो बहस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम है। बोला गया इन इंडिया हु हैज इशू द नोट्स ऑफ 2000। बच्चा बताओ 2000 का हो या 1000 का हो, 500 का, 200 का हो,
ये सब जो नोट्स है इशू जो करता है नोट्स वो आरबीआई ने करता है। तो यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन लिख दिया गया है। ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट नहीं, ये कॉइन्स की बात करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा बी। तो 17 का क्या हो जाएगा बच्चा? बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 रुपए का नोट्स इशू तो किया था लेकिन वो बंद हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर बोला गया है विद द इंक्रीज इन लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, मतलब LRR की बातें किया जा रहा है। अगर मान लीजिए इंक्रीज कर जाता है लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, द क्वांटिटी ऑफ मनी क्या होगा? ऑप्शंस ए रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी बोला गया डिक्रीज, ऑप्शन सी इंक्रीज और ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। मतलब यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा डिक्रीज। अगर इंक्रीज किया जा रहा है LRR तो क्वांटिटी ऑफ जो मनी होगा वो घटता हुआ चला जाएगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बी लगा देना। 18 का क्या हो जाएगा बच्चा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर बोला गया यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है बच्चा? ऑप्शंस ए, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में भी आपको देखना चाहिए, जिन बच्चों का हिंदी में आपको लग रहा है जो मुझे पढ़ना है उसके हिसाब से बोला कि इन डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल ऑप्शन ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स आर रिसीव्ड, ऑप्शन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स आर रिसीव्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। देखो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल जो होता है ना बच्चा, वो हमेशा इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स आर रिसीव की वजह से ही ये हो पाता है, इसी वजह से यही होगा। तो ह्रासमान पैमाने का जो प्रतिफल में आंतरिक एवं बाह्य हानियां प्राप्त होती है, ये ध्यान रहे। हानियां हानियां हानियां, ठीक है, लाभ की बातें नहीं होगा। तो यहाँ पे 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, 19 का ए लगा लेना यहाँ पे जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपको दिख रहा होगा बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा गॉसेन का प्रथम नियम है? इंग्लिश में भी इस बात को आप समझ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन? ठीक है, ऑप्शंस ए लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शंस बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इक्विव मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन डी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। वैसे सबसे बेस्ट यहाँ पे अगर बात करें तो हो जाएगा आपका 20 का बी हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर कहा जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन साहब ने फर्स्ट लॉ की बात कह रहा है ना। फर्स्ट लॉ ये सभी तो लोग उन्होंने किया है, उन्हीं लोग का है, उन्हीं का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लॉ की बात कह रहा है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 21 नंबर बोला गया यहाँ पे 21 नंबर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब पीपीसी, ठीक है, इज अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस? ऑप्शंस ए फॉर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है। ऑप्शंस बी फॉर सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ऑप्शन सी फॉर एनालिसिस ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो 21 की अगर बात करें बच्चा, फिर से एक बार देखना पड़ेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होती है पीपीसी अप्लाइड इन विच ऑफ द फ्लोइंग एनालिसिस, ठीक है। फॉर प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं होगा, फॉर सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हाँ ठीक है, तो बी लगा दो। 21 का क्या हो जाएगा? बी। तो 21 का बी लगा देना बच्चा, यही होगा, यही क्वेश्चन है 20 बी का जो होगा। 20 बी का नहीं, 21 क्या है? 21 का बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे चलते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट? इसमें से कौन ऐसा है जो मनी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा? ऑप्शन ए नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन बी एक्सपेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी इम्प्लिसिट कॉस्ट और ऑप्शन डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव। तो 22 का ये सारे जवाब कॉस्ट से रिलेटेड, मनी कॉस्ट से रिलेटेड वो सही है, ठीक है ना। नॉर्मल भी होता है, एक्सप्रेस्ड भी होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होता है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये मनी कॉस्ट में आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 22 तो समझ में आ गया, डी होगा। 23 नंबर की अगर बात करें बच्चा तो बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है? ओके, ठीक है। टोटल प्रॉफिट बोला गया यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इनटू टोटल यूनिट, ऑप्शंस भी बोला गया टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ऑप्शन सी बोला गया टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट प्लस एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना।
और उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो 23 का जो बच्चा यहाँ पे जवाब होना चाहिए टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट को घटा लिया जाए तो प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट प्लस इंटू टोटल इंटू, ये तो होगा नहीं। एवरेज कॉस्ट प्लस एवरेज रेवेन्यू की बातें करेंगे, टोटल प्रॉफिट कहलाएगा नहीं। ठीक है, तो 23 का जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट जो होगा बच्चा वो टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल कॉस्ट का माइनस करेंगे ना तो हम लोग आ जाएगा। ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा है सही है, तो ऑप्शन बी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर बोला गया यहाँ पे ड्यू टू शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व आर रिमेन्स। अगर मान लीजिए हिंदी में भी देख सकते हो, प्रति वक्र के खिसकने या शिफ्ट से शेष जो बचता है, बचाता है या बचता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कह सकते हैं, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व देयर रिमेन्स। ऑप्शन से ओनली वन सप्लाई कर्व रिमेन्स, ऑप्शन बी मेनी सप्लाई कर्व रिमेन्स, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। तो 24 का मुझे तो लग रहा है ड्यू टू शिफ्ट ऑफ सप्लाई, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व देयर रिमेन्स ओनली वन सप्लाई कर्व रिमेन्स, नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा बी मेनी सप्लाई कर्व है ना रिमेन्स रहेगा। बहुत सारे ऐसे सप्लाई कर्व जो होगा वो जैसा के तैसा ही रह जाता है अगर हम उसको शिफ्ट भी कर दे तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जवाब अगर देखें 25 नंबर, तो बोला कि सेलिंग कॉस्ट इज अ फीचर ऑफ विच मार्केट। जो सेलिंग कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट इज अ फीचर ऑफ विच मार्केट। तो 25 का ऑप्शन ए दिया हुआ है मोनोपोली, ऑप्शन बी परफेक्ट कंपटीशंस, ऑप्शन सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 25 का जो बचा होगा यहाँ पे वो हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस के लिए होता है सेलिंग कॉस्ट का फीचर्स। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट का जो फीचर्स होगा वो हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस के लिए। ठीक है, ये ध्यान रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया रिटर्न टू स्केल इज फीचर्स ऑफ, रिटर्न टू स्केल इज फीचर्स ऑफ ऑप्शंस ए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ऑप्शंस बी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। तो 26 का जो जवाब होने चाहिए वो हमेशा रिटर्न टू स्केल होता है वो लॉन्ग रन प्रोडक्शंस ही होता है कि नहीं। मैंने बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस की जवाब दिए हैं, यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शंस के लिए हमेशा ध्यान रखना रिटर्न टू स्केल का फीचर्स होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर बोला गया हु इज द ऑथर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट। वेरी गुड, यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, हाँ इंटरेस्ट और मनी के कौन रचयिता है, ठीक है ना, कौन ऑथर है उनका आपको नाम बताना है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट का रचयिता कौन है, ऑप्शन से रिकार्डो, ऑप्शन बी डोमर, ऑप्शन सी केन्स, और ऑप्शन डी बोला गया रॉबस्टन। ठीक है ना, यहाँ पे रॉबस्टन की बात चल रहा है। वैसे भी इसका जो जवाब होगा बच्चा वो कौन दिए थे, हु इज द ऑथर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी। ठीक, रिकार्डो दिए नहीं थे, डोमर दिए नहीं थे, केन्स हो जाएगा। ठीक है ना, केन्स साहब अगर कहें द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का थ्योरी दिए ऑथर थे। ठीक है ना, ऑप्शन लग जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का क्या हो जाएगा बच्चा, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल। इसमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, इसमें से कौन सा बोला गया फ्लो वेरिएबल नहीं है। ऑप्शन से कैपिटल, ऑप्शन बी इनकम, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी डिप्रिसिएशन। मतलब ऑप्शन ए जो है ना ये फ्लो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है, कैपिटल है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नोट लगा हुआ है, मतलब ये कैपिटल हो जाएगा, नॉट अ वेरिएबल। ठीक है, नॉट फ्लो वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा 29 नंबर बोला गया है मैक्रो वर्ड इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज। मैक्रो MACRO जो मैक्रो है वो कौन से शब्द से लिया गया है, ये मैंने बहुत बार बताया है, वो हो जाएगा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है ना, मैक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से संबंधित रखता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर बोला गया यहाँ पे द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम,
द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू नेशनल, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम का जो हम लोग का थ्योरी होता है, ठीक है ना, नेशनल इनकम और थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बातें हम लोग कौन सी इकोनॉमिक्स से पढ़ते बच्चा? ऑप्शन से लिखा हुआ MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी लिखा हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ऑप्शन सी लिखा बोथ A एंड B, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। तो वैसे आपको मालूम होना चाहिए नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट के बारे में जब बातें होता है तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है यहां पे, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेवेंट स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वही सेम क्वेश्चन है MACR वाला, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैक्रो अर्थशास्त्र में निम्नांकित में से किसका अध्ययन क्या है करने में प्रासंगिक होता है? ऑप्शन ए इंग्लिश में देख लेते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी बोला गया वेलफेयर, ऑप्शन सी बोला गया इकोनॉमिक कंपैरिजंस, ऑप्शन डी लिखा हुआ ऑल ऑफ द एबव। ये बिल्कुल सारे जवाब सही है, डेवलपमेंट और वेलफेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबके लिए किया जाता है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो रिलेवेंट स्टडी है ये तीनों ऑप्शन सही है, इसी वजह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डोमिनेट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया बाजार मूल्य निर्धारण में निम्नांकित में से कौन सा अहम भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए इंग्लिश के हिसाब से डिमांड, ऑप्शन बी सप्लाई, ऑप्शन सी डिमांड एंड सप्लाई बोथ, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है पे नन ऑफ दिस। तो ऐसा नहीं है बच्चा, यहाँ पे जो चलेगा वो डिमांड एंड सप्लाई ये रहता है, ठीक है। यही तो है जो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, बाजार का जो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई दोनों पे। डिमांड अगर बढ़ रहा है, सप्लाई घट रहा है, प्राइस बढ़ जाता है, सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, प्राइस घट जाता है, जो आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यही एक ऐसा रोल होता है मार्केट प्राइस को डिटर्मिनेशन करने की, डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की अगर बात करें बच्चा, बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट कम अंडर द टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव कंट्रोल। डज नॉट कम, ठीक है ना, डज नॉट कम बोला गया है, ठीक है। बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ठीक है। बैंक रेट भी आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जो मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आना चाहिए। हिंदी में भी देख सकते हो, निम्नांकित में से कौन उपकरण मौद्रिक नीति के परिणात्मक नियंत्रण के उपकरण में नहीं आता है? ऑप्शन से बैंक दर, ऑप्शन बी वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन सी नगद कोष, और ऑप्शन डी उपभोक्ता साख नियमन। तो यहाँ पे हिंदी में इन्हें पढ़ लिया। आप देखो इसका जवाब जो है ना सीधा सीधा बात है, कैश रिजर्व रेशियो की बातें हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है बच्चों। आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब कौन सा होगा बच्चा? क्वेश्चन कौन सा होगा? 34 बोला यहाँ पे इफ द टोटल कंजम्पशन इज सी, कंजम्पशन को माना गया सी, एंड टोटल इनकम को बोला गया वाई, वेरी गुड, देन द वैल्यू ऑफ एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे? तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बनेंगे। ऑप्शन ए टोटल इनकम बाय टोटल कंजम्पशन, नहीं। ऑप्शन बी टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम, क्योंकि टोटल कंजम्पशन को सी, टोटल इनकम को वाई, तो वैल्यू ऑफ मुझे एपीसी का निकालना है। तो एपीसी का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए, वो बी हो जाएगा टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम होगा। तो 34 का बी लगा देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का बी, ये ध्यान रखना, एपीसी इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर बोला यहाँ पे विच वन इज द फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा विशेषता है, ठीक है ना, जो भुगतान संतुलन के लिए है? ऑप्शन से सिस्टमैटिक अकाउंट, ऑप्शन बी फिक्स टाइम पीरियड,
और ऑप्शन सी बोला गया कॉम्प्रहेंसिव और ऑप्शन डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव। तो 35 का जो जवाब होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि ये सारे जवाब इसका सही है बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये विशेषता में। ठीक है, सिस्टमैटिक भी होता है, फिक्स टाइम भी होता है और कॉम्प्रहेंसिवनेस भी होता है। ठीक है, इसीलिए हो जाएगा बच्चा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? 35 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की अगर बात करें, बोला गया यहाँ पे इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन होता है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होगा बताओ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की जो कार्य शक्ति है, क्रय शक्ति मतलब खरीदने की जो शक्ति है, ठीक है ना, क्रय शक्ति बोल सकते हैं आप, हाँ क्रय शक्ति लिखा हुआ है, मैं गलत पढ़ रहा था। क्रय शक्ति जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाती है, घट जाती है या स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। इसको इंग्लिश से आप देख लेते हैं। बोला आगे इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन के केस में अगर आप लोग बात करते बच्चा तो क्या होगा, तो बोला गया परचेजिंग पावर हमेशा घट जाता है। अगर भैया महंगाई अगर होगा तो क्या आप खरीद पाइएगा, नहीं ना, इसी वजह से आप लगा दीजिएगा बी, डिक्रीजिंग हो जाएगा, घटते हुए नजर आएगा। ठीक है, आप यहाँ हिंदी में लिखना है, जब मुद्रा अगर स्फीति की स्थिति में सुधार की कार्य शक्ति होता है तो जो कार्य शक्ति जो होगा ना वो घट जाएगा। ठीक है, महंगाई बढ़ जाना तो खरीदने के पावर घट जाना, बी ऑप्शन 36 का बी डिक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का बी लगा लेना। 37 पे चलते बच्चा, क्या बोला आगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबल। बताओ बच्चा कौन से में हो सकता है जो सारे चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन ए मार्केट पीरियड, ऑप्शन बी शॉर्ट पीरियड और ऑप्शन सी लॉन्ग पीरियड। ये जो लॉन्ग पीरियड है ना, जो लिखा हुआ दीर्घ काल में ही संभव हो सकता है, जो सारे चीज को चेंज करने के लिए आप सहमति जता सकते हो। इसी वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग पीरियड में हम लोग सभी साधन को परिवर्तन के लिए संभावना व्यक्त कर सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन पे आते बच्चों, क्या बोला गया, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई ओनली व्हेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पैमाने के क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम तभी लागू होता है जब, इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स एक्सीड्स द डिस इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी बोला इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स आर इक्वल्स, ऑप्शन सी लिखा हुआ डिस इकोनॉमिक्स एक्सीड्स द इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी लिखा हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो 38 का जो जवाब होना चाहिए बच्चा वो क्या होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई ओनली व्हेन इकोनॉमिक एक्सीड द डिस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स आर इक्वल, नहीं। ठीक है, डिस इकोनॉमिक्स एक्सीड द इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स एक्सीड द इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ दिस नहीं। इसका जवाब बचा आप ए लगा लो। ठीक है ना, ये परफेक्ट आंसर मुझे लग रहा है। जो मितव्ययिता और अमितव्ययिता से अधिक हो तभी जो है ना हम लोग पैमाने के क्रमागत उत्पादन वृद्धि का नियम लागू कर सकते हैं। मतलब यही सही है, जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो स्केल है वो तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब इकोनॉमिक एक्सीड करेगा द डिस इकोनॉमिक्स के हिसाब से। ठीक है ना, तभी ये चीजें सही संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। इसी वजह से ऑप्शन जो है 38 का वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए 38 का ए, ये ध्यान रखें। 39 पे चलते हैं, बोला कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा है, ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी बेनहम, ऑप्शन सी केन्स और ऑप्शन सी बोला यहाँ पे कैनन। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे 39 का वो हो जाएगा बी, बेनहम साहब ने यहाँ पे डिफाइन किए थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। ठीक है, साइंटिफिक डेफिनेशन याद रहना जरूरी है, फायदा होगा आप लोग का। 40 नंबर बोला यहाँ पे चेंज इन द डिमांड ऑफ एप्पल। ठीक है, एप्पल का डिमांड चेंज हो गया, बहुत अच्छी बात है। एंड ऑरेंज ड्यू टू इंक्रीज इन देयर प्राइजेस इज कॉल्ड, क्या हुआ। आप देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेब और संतरा की कीमत में वृद्धि होने से सेब और संतरा की मांग में होने वाले परिवर्तन को आप क्या कहिएगा बच्चा। ऑप्शन ए एक्सटेंशन, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शंस, ऑप्शन सी इंक्रीज, ऑप्शन डी डिक्रीज। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्शंस होगा, संकुचन हो जाएगा। ठीक है, विस्तार नहीं होगा, संकुचन होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में डिमांडेड चेंज हो गया। ठीक है, इंक्रीज हुआ प्राइस, जब प्राइस अगर चेंज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे चलते हैं।
41 नंबर क्या बोला गया, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डीजल द डिमांड ऑफ ट्रक। वाह क्या बात है। अब बताओ डीजल की कीमत की वृद्धि से ट्रक की मांग क्या हो, घटेगा या बढ़ेगा या जैसा है वैसा ही रहेगा, ये आपको सोचना है। देखो वैसे भी तो सिंपल सी भाषा है, अगर डीजल का दाम अगर बढ़ गया है कि नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ जो ट्रक का जो डिमांड होगा वो मार्केट में वैसे भी घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बढ़ने वाला है नहीं। अब रिमेन कांस्टेंट की बात तो चलेगा नहीं, डीजल का दाम अगर बढ़ रहा है तो उस केस में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, डिक्रीज हो जाता है। वैसे तो मुझे लग रहा है उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हाँ ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जो बातें कह रहा है ये डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डीजल, डीजल का दाम अगर बढ़ गया तो डिमांड जो होगा ट्रक का वो घट जाएगा, वो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। इसीलिए इसका जवाब जो होगा बी हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, चलते बच्चा 42 तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स है ना, हमेशा किसी पर्सन के हिसाब से होता है, जीएसटी तो होगा नहीं, एक्साइज ड्यूटी होगा नहीं, कस्टम ड्यूटी होगा नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स, हाँ प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना बच्चा, वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। जब जैसे मान लीजिए मेरा खुद का प्रॉपर्टी है, उसमें जो हम टैक्स देंगे तो पर्सनल जो होगा वो डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डी लग जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रेसिव टैक्स। अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जो एक तरीके से आप जितना ज्यादा वेल्थ बनाओगे, धन संपत्ति बनाओगे, प्रोग्रेस करोगे, उस पे जो टैक्स देना पड़ता है वही क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी वेलफेयर, ऑप्शन डी जीएसटी। तो 43 का मैंने अभी आपको ट्रिक से समझाया है, वो होगा इनकम टैक्स। जितना ज्यादा आपका इनकम अगर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका वेल्थ बढ़ रहा है, इसी वजह से आपको प्रोग्रेसिव टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इनकम टैक्स पे। फिलहाल इस चारों ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन सही है, इनकम टैक्स। चलते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, 44 की तरफ। बोला गया पे विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें से कौन सा होगा जो कर राज्य सरकार द्वारा, राज्यों के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शंस ए एंटरटेनमेंट, ऑप्शंस बी स्टाम्प, ऑप्शंस डी सी लैंड रेवेन्यू, ऑप्शंस डी ऑल ऑफ द एबव। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है, लैंड रेवेन्यू भी लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब सब लगता ही है, तीनों सही है, तो डी लगा दो, ऑल ऑफ द एबव, ये सही जवाब होगा इसका। ठीक है ना, 44 समझ में आ गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला गया यहाँ पे, if the value of marginal prosperity to consume MPC is 1/4 then the investment multiplier is, अच्छा इसका तो निकालना पड़ेगा भैया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला फिलहाल 1 - 1 - MPS लगा देना है सी के हिसाब से। जो बोला गया यहाँ पे क्या क्या दिया गया थोड़ा सा देख लिया जाए, तभी तो पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही बनाना पड़ेगा, है ना। इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रॉपर्टी टू कंज्यूम एमपीसी, तो 1/1 - यहाँ पे जो चलेगा वो एमपीसी चलेगा। ठीक है, ये हो जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए। तो 1 कितना दिया, 1/4, तो 1/4 इसको सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 4 × 1 = 4 यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे लिखो ना, 4 - 1/4, तो 1 यहाँ पे 3/4, इसको उल्टा चला जाएगा तो 4/, हो जाएगा 3 का ऑप्शन है। ठीक है, 4/3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो होगा बच्चा वो हो जाएगा सी नंबर। 4/3 जो होगा ना वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हिसाब से आ जाना चाहिए, 3 सी नंबर। ठीक है, कौन सा होगा, तो सी नंबर, इतना मेरा आंसर आ रहा था। ठीक है, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पे चलते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। ऑप्शंस ए डिविडेंड, ऑप्शंस बी जीएसटी, ऑप्शंस सी कॉर्पोरेट टैक्स, ऑप्शंस डी बोला गया इनकम टैक्स। ठीक है, तो 46 का जो होगा वो होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो होता है वो होता है डिविडेंड। ठीक है, कौन गैर कर राजस्व है, तो लाभांश ही होता है, डिविडेंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर।
बोला गया यहाँ पे व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 47 नंबर की अगर बात करें, ऑप्शन ए लिखा हुआ है द ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन, ऑप्शन बी बोला गया द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ऑप्शन सी बोला गया ट्रांसफर अर्निंग, और ऑप्शन डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव। वैसे इसमें जो जवाब है वो हो जाएगा ऑल्टरनेटिव, जो होता है वही होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने कितना बार आपको जो है ना डेफिनेशंस में और कितना बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने बताया था, जो ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी जो होता है ना, एक के बदले दूसरा जो लॉस करना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है, वही होता है। ठीक है, इसी वजह से इसका जवाब जो है बच्चा वो हो जाएगा द ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन, मतलब ऑप्शन ए लगा लेना, यही सही जवाब है। ठीक है, इसमें से व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो यहां से डेफिनेशंस भी आपका निकल चुका है। मान लीजिए अगर आपके एग्जामिनेशंस आप दे रहे हो, आप 2 मार्क्स का जवाब आपको नहीं आता या 5 मार्क्स का जवाब नहीं आता है, तो ऑब्जेक्टिव में ढूंढो, आपको मिल जाएगा कुछ न कुछ क्वेश्चंस का जवाब पहले से रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका जवाब अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज सही होना चाहिए, तो यहाँ से भी आप सब्जेक्टिव बना सकते हो। ध्यान रहे, एक भी क्वेश्चंस को एग्जामिनेशंस में छोड़ने नहीं है, सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं तो देने हैं, अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 का बोला गया यहाँ पे इफ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज पी, ठीक है, एंड द डिमांड ऑफ कॉमोडिटी इज डी, देन द एलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होगा वो क्या होगा। तो 48 का देख लेते हैं क्या होता है। चेंज प्राइस बाय चेंज डिमांड, परसेंटेज चेंज प्राइस बाय परसेंटेज चेंज डिमांड, चेंज डिमांड बाय प्राइस, चेंज बोला गया परसेंटेज डिमांड बाय डिमांड, है ना, ठीक तो है, फिर चेंज इन परसेंटेज प्राइस। तो यहाँ पे बचा ऑप्शन डी लगा देना, यही जवाब इसका सही है। जब अगर यहाँ पे प्राइस अगर इंक्रीज कर जाता है, कमोडिटी प्राइस पी, डिमांड ऑफ कमोडिटी डी, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस होता है, ऑप्शन डी। 48 का क्या हो जाएगा बच्चा, तो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ। बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट आर एनालाइज इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। ऑप्शंस ए ओनली प्राइस इफेक्ट, ऑप्शंस बी ओनली इनकम इफेक्ट, ऑप्शन सी ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑप्शंस डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शंस डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। 15 नंबर बोला गया इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व इज, जो समय छोटा की वजह से अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। ऑप्शन ए फॉर फैक्ट्री इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिक की इन इलास्टिक, और ऑप्शन सी बोला गया इलास्टिक, और ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे फॉर फैक्ट्री इलास्टिक होगा जब वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ सप्लाई कर्व होता है, तो फॉर फैक्ट्री इन इलास्टिक होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया विच मार्केट लीड्स टू द मोस्ट इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया विच मार्केट लीड टू द मोस्ट इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 51 की बातें कर रहे हैं। जिन बच्चों को हिंदी में देखना है वो मेरे स्क्रॉल करने से पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं इसका जवाब देने वाला हूं, ठीक है। 51 की अगर बात करें बच्चा, ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी बोला गया ओलिगोपोली, ऑप्शन सी बोला गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन डी मोनोपोली। ऐसा नहीं होता है, मार्केट जो लीड जो करता है मोस्ट इफिशिएंट एलोकेशंस वो करता है परफेक्ट कंपटीशंस वाले मार्केट में, ठीक है। ऑप्शन ए लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की अगर बात करें, जीडीपी बोला यहाँ पे एट मार्केट प्राइस क्या होगा। ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे अच्छा एनडीपी है, सॉरी। क्वेश्चंस यहाँ पे 52 नंबर की बात कर रहे हैं, एनडीपी, ठीक है ना। आप बोला गया ऑप्शंस ए आप देख सकते हो जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, हाँ यही होगा, पहला ही जवाब सही है। ये जो लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे होता है उसमें से डिप्रिसिएशन घटा लो तो आपको नेट जो है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस वाला में से अगर डिप्रिसिएशन को अगर हम लोग माइनस करते बच्चा, तो हम लोग को नेट जो है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे निकल के आ जाता है। यही होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो 52 का ए ऑप्शन लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 53 नंबर, who gave the concept of time element in price determinations progress, Walras, ऑप्शन बी बोला गया जेके मेहता, ऑप्शन सी बोला गया मार्शल,
ऑप्शन डी बोला गया रिकार्डो। ऐसा कुछ नहीं है, ये साहब दिए थे, मार्शल साहब ने दिए थे, द टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ प्रोसेस, ऑप्शन सी, ठीक है, मार्शल साहब ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर बोला कि द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटीज टू सैटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स, ऑप्शंस ए कंजम्पशंस, ऑप्शंस बी यूटिलिटी, ऑप्शन सी क्वालिटी, ऑप्शंस डी टेस्ट। द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी टू सैटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स, कंजम्पशन, यूटिलिटी, क्वालिटी एंड डी लिखा हुआ है टेस्ट। तो 54 का जो होगा बच्चा वो हो जाएगा यूटिलिटी, ठीक है, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस 55 नंबर बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशंस, ठीक है, यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हो, इनमें से किनका संबंध जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से है। ऑप्शन से एस डाल्टन, ऑप्शन बी ई कैनन, ऑप्शन सी कार सैंड्रस और डी बोला गया टी आर मैल्थोस, ठीक है। Who among the following is associated the optimum theory of population? Optimum theory of populations. तो इसका जो जवाब होना चाहिए बच्चा वो क्या हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से एच डाल्टन साहब ने ये चीजें बात कहे थे। इनमें से किनका जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत है, ठीक है, एच डाल्टन साहब 100% इसका जवाब सही है। एच डाल्टन साहब इसको लगा लो, ठीक। तो 55 का हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर की बात कर लेते हैं। बोला कि विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेबी, ठीक है। आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से सेबी का कार्य क्या हो सकता है, आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट, ऑप्शन सी बोला गया रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट और ऑप्शन डी बोला रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट। बिल्कुल सही जवाब है, वो है मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी है ना इस चारों ऑप्शन में से, वो करता है मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा बच्चा डी, ठीक है। ये जो आप हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश मैंने बता दिया, हो जाएगा डी। मुद्रा बाजार की विनियमन पे सेबी जो है कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो 56 का हो जाएगा, 56 का क्या है? रेगुलेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट, रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट। अच्छा, ये ऑप्शंस था। रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट तो करता है सेबी फंक्शन, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेबी, ठीक है। यहाँ पे बचा वो गलती, वहां पे डी मत लगाना, ठीक है ना, वो तो कंट्रोल करता ही करता है, लेकिन सबसे अगर बात करें यहाँ पे ये ऑप्शन ऊपर में सबसे पहले लिखा हुआ था रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट, तो इसका जवाब जो होगा ए लगा दो, ठीक है, वो गलत, ये सिर्फ इस पे नहीं करते, ये परफेक्ट इसका आंसर है, क्योंकि ये मैंने सही तरीके से देखा नहीं। तो यहाँ पे जो होगा इसका वो हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का कार्य है? तो प्राथमिक एवं द्वितीय प्रतिभूति का बाजार विनियम, मतलब ए लगा दो, ठीक है। ये मुद्रा बाजार में करता है, मनी कंसर्न जरूर है, ये तो करता नहीं है, ठीक है, ये करता नहीं, ठीक है, इसीलिए इसका जवाब है ना ए हो जाएगा, ठीक है। सेबी का जो कार्य है मेन यहाँ पे ये माना जाएगा रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर पे चलते हैं। बोला कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर, इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर में आएगा? सारे जवाब इसका सही है। प्राइमरी सेक्टर में जो नेचर से संबंधित होता है वो सारे सही है, लैंड, फॉरेस्ट, माइनिंग और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सही जवाब है, ठीक है। 58 पे चलते हैं बच्चा। 58 नंबर क्या बोला गया है? व्हेन एमसी इक्वल्स टू AC, मार्जिनल कॉस्ट की बात करें एवरेज कॉस्ट के बराबर में अगर होगा तो देन स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट क्या बनेगा? व्हेन MC इक्वल्स टू AC, ठीक है। उसके बाद बोला गया है स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इनफाइनाइट। MC मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो एवरेज कॉस्ट के जब बराबर होगा तो स्लोप जो होगा वो बन जाएगा जीरो, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? तो हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसका जवाब तुम लगा लो सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अरे यार हट जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 59 बोला कि जनरली ऑन विच प्रिंसिपल इनकम टैक्स इज बेस्ड, इसमें से कौन सा जनरली ऑन विच प्रिंसिपल इनकम टैक्स इज बेस्ड? ऑप्शंस ए प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, ऑप्शंस बी प्रिंसिपल ऑफ विलिंगनेस पे, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी और ऑप्शन डी बोला गया
नन ऑफ दीज। आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो। 59 नंबर के लिए क्या कहा गया है? सामान्यतः आयकर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शंस ए लाभ प्राप्ति के सिद्धांत, ऑप्शंस बी कर देने की इच्छा का सिद्धांत, कर दान क्षमता का सिद्धांत, और इनमें से कोई नहीं। जनरली ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ इनकम टैक्स इज बेस्ड। ठीक है, अब इनकम टैक्स की अगर बातें कहा जा रहा है किस पे बेस होगा, तो यहाँ पे देख लो भैया, जो कैपेसिटी होगा ना, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी, जितना देने की बातें होगा उसके सिद्धांत पे काम करता है इनकम टैक्स। मतलब आप जितना कमाते हो और जितना रूल रेगुलेशंस बनाया गया है उसके कैपेसिटी के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल इनकम टैक्स जो होगा, बेस जो होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी, जितना टैक्सेबल इनकम होगा उतना ही अपने टैक्स दे सकते हैं, सब पे थोड़ी दे सकते हैं। इसीलिए इसका जवाब परफेक्ट जो है वो सी नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमोडिटी टैक्स, इसमें से कौन ऐसा है जो कॉमोडिटी टैक्स में आएगा बच्चों? 60 नंबर क्वेश्चंस का बोला गया इनकम टैक्स, ऑप्शन सी बोला गया गिफ्ट टैक्स, ऑप्शन सी बोला गया वेल्थ टैक्स, ऑप्शन डी बोला गया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। इनकम टैक्स तो होगा नहीं, गिफ्ट टैक्स तो होगा नहीं, सब जवाब बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो होगा वो कॉमोडिटी टैक्स के लिए होता है। तो 60 का जो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर की अगर बात करें तो बोला गया यहाँ पे ऑन whose recommendation the collected amount from income tax is allocated among the states by the center। ठीक है, on whose recommendation the collected amount from income tax is allocated among the state by the center। ठीक है, ऑप्शंस ए नीति आयोग, ऑप्शंस बी बोला गया यहाँ पे इलेक्शंस कमीशन, ऑप्शन सी बोला गया फाइनेंस कमीशन, और ऑप्शन डी तो कुछ तो दिया ही नहीं है। सेंटर की बात चल रहा है, किनके सुझाव के आधार पर आयकर से संग्रहित राशि केंद्र द्वारा राज्य के बीच में वितरित किया जाता है? तो ये ऑप्शन सी लगा लो, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 61 का सी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आराम से बच्चे इसका जवाब सी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर बोला गया मार्केट फेल्यूर इज काउज्ड। मार्केट जो फेल्यूर होता है वो किसके वजह से होता है बच्चा? ऑप्शन से मार्केट पावर, ऑप्शन सी बोला गया पॉवर्टी, ऑप्शन सी बोला गया प्राइवेट गुड्स, और ऑप्शन डी बोला गया एक्सटर्नलिटीज। मतलब मार्केट जो फेल्यूर होता है, ठीक है ना, हिंदी में भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है, बाजार की असफलता के कारण जो होता है ना वो होता है बाहरी चीज, गरीबी नहीं चीज होता है। ठीक है ना, एक्सटर्नलिटीज होता है। डी ऑप्शंस लगा लो। 62 का जो होगा ना वो डी, प्राइवेट गुड्स से नहीं होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी नहीं होता है, मार्केट पावर से भी नहीं होता है, एक्सटर्नल जो फैक्टर होता है ना उसी की वजह से मार्केट फेल कर जाता है। ठीक है, ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की अगर बात करें, बोला कि विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें से कौन सा आइटम्स को आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल करना चाहोगे बच्चा? विजिबल आइटम्स, ऑप्शन से, ऑप्शन बी बोला गया इनविजिबल आइटम्स, ऑप्शन सी बोला गया कैपिटल ट्रांसफर, और ऑप्शन डी बोला गया ऑल ऑफ दीज। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए 63 का, तो 63 का डी, विच आर इंक्लूड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर, विजिबल आइटम्स, सब तो सही है नजर आ रहा है मुझे। ठीक है बच्चा, इसका मैं डी लगा रहा हूं, बाकी बात आपका यहाँ पे एक काम है, इसका क्रॉस चेक कर लेना। वैसे तो मुझे तीनों आइटम सही नजर आ रहा है, मैंने इसका डी लगा दिया है, ये डी ही होगा मेरे तरफ से 100% सही है। ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर बोला गया पे इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आर रैशनल प्रोड्यूसर्स लाइक प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन की अगर बातें बोला गया, ये भी क्वेश्चन अगर कहा जाए तो मैंने पहले बात कर रखा है, तो शॉर्ट रन में जब भी बात किया जाता है इस तरीके से, ठीक है, इन विच स्टेज प्रोडक्शन रैशनल प्रोड्यूसर्स अगर होता है तो हमेशा सेकेंड स्टेज तक ही चलता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 64 का जो होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 के लिए बात करते हैं, बोले व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ऑप्शन दिया गया, इसमें से फॉर्मूला के हिसाब से टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी बिल्कुल नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्वांटिटी बिल्कुल नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस क्वांटिटी बिल्कुल नहीं,
और यहाँ पे एक बच गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा क्वांटिटी से, ये बिल्कुल सही है। तो डी हो जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देगा क्वांटिटी से, यही इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, यही इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी लगा लेना 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा 66 का नहीं, वो 65 का था। 65 का जो जवाब है वो हो जाएगा डी। 66 पे चलते हैं। 66 में आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में, इतना में चल जाएगा काम। क्या बोला गया यहाँ पे, क्या बोला गया है, अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट in labor demand curve is caused by options A decrease in wages rate, increase in wages rate, option C increase in marginal productivity of labor, options D increase in marginal productivity of labor। क्या बात है। ठीक है, श्रम मांग वक्र में वामवर्ती विचलन का जो कारण होता है वो क्या होगा, मजदूरी दर में कमी, मजदूरी दर में वृद्धि, श्रम की सीमांत उत्पादन वृद्धि, श्रम की सीमांत उत्पादकता में कमी। तो ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे मजदूर दर के वृद्धि। ठीक है ना, इसकी वजह से आप इंग्लिश में लगा सकते हो बी नंबर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, क्या लग रहा है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखो डिक्रीज इन वेजेस को होना नहीं चाहिए। श्रम मांग वक्र में वामवर्ती विचलन का कारण क्या हो सकता है, मजदूरी दर में कमी नहीं, मजदूरी दर में वृद्धि, श्रम का सीमांत उत्पादन वृद्धि। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही रहने देते हैं, इंग्लिश में ही बेस्ट यहाँ पे होगा। देख ले सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज काउज्ड, डिक्रीज इन वेजेज रेट नहीं होगा, इंक्रीज इन वेजेज रेट पे डॉटफुल है, मुझे भी मैंने लगाया है, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और डी डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो 66 का मुझे लग रहा है आप डी लगा लो, ये 100% जवाब आपका सही है। ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा मैंने लिखा है। ठीक है, लिखा था इससे पहले, ठीक है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपका ये जवाब सही है इस बार। ठीक है ना, जो क्वेश्चन कह रहा है इस बार सही मैंने जवाब दिया है, इसका जवाब होगा डी, डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। 66 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर की अगर बात करें, बोला विथ विच ऑफ द सेक्टर, with which of the sector the ownership of factor of production lies in economy। ठीक है, तो इसका जवाब जो होगा ऑप्शंस दिया हुआ है, एक्सटर्नल सेक्टर, ऑप्शन बी लिखा हुआ हाउस होल्ड सेक्टर, ऑप्शन सी लिखा हुआ प्रोडक्शन सेक्टर, ऑप्शन डी लिखा हुआ गवर्नमेंट सेक्टर। ऐसा नहीं है, इसका जवाब जो होगा ऑनरशिप ऑफ द फैक्टर होता है प्रोडक्शन के लिए, लाइज जो करता है वो करता है हाउस होल्ड फैक्टर करता है। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे द कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हो, यहाँ पे इसका क्वेश्चन 68 का लिखा हुआ है द कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑप्शन ए करंट अकाउंट, ऑप्शन बी कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। इसका जवाब जो होगा हो जाएगा सी, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर बोला गया एट व्हाट प्राइस रियल जीडीपी इज मेजर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए एट बेस ईयर प्राइस, ऑप्शन बी एट करंट प्राइस ईयर एट करंट प्राइसेस, ऑप्शन सी बोला गया एट कांस्टेंट प्राइस, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। ऐसा नहीं है, जीडीपी जो होता है रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से मेजर किया जाता है, इसीलिए बच्चा इसका जवाब हो जाएगा सी 69 का। ठीक है, 69 का सी। 70 की तरफ चलते हैं। बोला गया 70 नंबर money as an intermediary goods has made which process simpler। ठीक है, ऑप्शंस ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शंस बी मेजरमेंट ऑफ प्राइस, ऑप्शन सी एक्सचेंज, ऑप्शंस डी बोला गया यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज। तो वैसे ये एक्सचेंज होता है, मनी जो होता है ना हमेशा एक इंटरमीडिएट काम करता है। आपने डेफिनेशन पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है। मनी क्या होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से होता है, इसलिए एक्सचेंज इसका जवाब होगा। तो 70 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर बोला गया ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव। ऑप्शंस ए बोला गया यहाँ पे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
ऑप्शन बी बोला गया डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन सी बोला गया नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ऑप्शन डी बोला गया इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, 71 का ये डी सही है। इंक्रीज जब करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो तभी जो है ना उसका स्लो प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व जो होता है ना वो कॉनकेव हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा 71 का हो जाएगा बच्चा, 71 नंबर क्वेश्चंस का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बोला गया यहाँ पे द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एनालाइज नॉट टू प्रिस्क्राइब, हुज स्टेटमेंट इज दिस, कौन ये स्टेटमेंट दिए हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोला गया मार्शल, ऑप्शन बी बोला गया रॉबिन्स, ऑप्शन सी बोला गया यहाँ पे सीनियर्स, ऑप्शन डी बोला गया केन्स, सीनियर लिखा हुआ है क्या, हाँ सीनियर ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। एक अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण कार्य करना है, निदान करना नहीं है, ये किनका कहना है, तो सीनियर का कहना है। ठीक है, यही इनका जवाब होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। 73 नंबर, एट विच सिचुएशन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज ऑपरेशन, तो एमपी बोला गया ग्रेटर देन एपी के हिसाब से एमपी स्मॉल हो जाएगा, एपी के हिसाब से एमपी बराबर में एपी, और डी ऑप्शन लिखा हुआ टीपी बराबर में एपी, तो 73 का जो ऑप्शन होगा वो एमपी बराबर में एपी हो जाएगा। ये जो सिचुएशन है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इन ऑपरेशंस के लिए माना जाता है, तो ऑप्शन सी लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर बोला गया है the causes of problems of scarcity in the economy is, the causes of problem of scarcity in the economy is, options A unlimited resources, options B limited resources, option C sufficient resources और option D बोला गया none of these। तो यहाँ पे जो जवाब होना चाहिए बच्चा 74 नंबर का वो हो जाना चाहिए B limited resources। ठीक है, 74 का B हो जाएगा। scarcity का मेन कारण होता है लिमिटेड में होना का, scarcity मतलब कमी, आप हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, हिंदी में आप देखते चले जाओ। ठीक है, देख लिया आप, बोला यहाँ पे 75 नंबर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस ए डिमांड ऑफ द फैक्टर्स, ऑप्शन बी बोला गया सप्लाई ऑफ फैक्टर, ऑप्शन सी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, ऑप्शन डी बोला गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो 75 का जो होगा बच्चा वो सप्लाई ऑफ फैक्टर माना जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 76 पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स वाज डिवाइडेड बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन से साल में माइक्रो और माइक्रो की बात बोला गया, माइक्रो MICR वाला और मैक्रो को डिवाइड किया गया था। तो 76 का जो जवाब होगा बच्चा वो हो जाएगा 1930 में ऐसा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1930 याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 का ए हो जाएगा। ठीक है, 76 का ए हो गया। 77 पे चलते हैं। व्हेन डिड द ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन टेक प्लेस, तो 1929 से लेकर 1939 तक में ये बातें चला था, इसी वजह से इसका जो जवाब होगा बच्चा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी ए नंबर ना होगा। क्वेश्चन नंबर देख ले सकते हो, पढ़ सकते हो, जो बोला गया है विश्वव्यापी महान मंदी कब हुई थी, तो 77 जो है ना 1929 की ही बातें चला था, इसीलिए ये अब लगा सकते हो। 1929 से लेकर 39 तक की बातें पूरे तरीके से था। ठीक है, महामंदी आया था, ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है बच्चा, 78 नंबर बोला गया है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज रिजॉल्व, ऑप्शंस ए प्राइस कंट्रोल, ऑप्शंस बी मार्केट मैकेनिज्म, ऑप्शन सी प्लानिंग मैकेनिज्म, ऑप्शंस डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव। 78 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सारे जवाब सही है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर की अगर बात करें, बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यू इनपुट्स रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यू इनपुट्स क्या होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए बच्चा। ठीक है, तो 79 का अगर बात करें, ऑप्शंस ए लिखा हुआ इन द लॉन्ग रन, ऑप्शंस बी लिखा हुआ इन द शॉर्ट रन। ठीक है, जब यहाँ पे फ्यू इनपुट्स को बोला गया रिमेन अगर फिक्स रखना है तो बी ही में रख सकते हैं, इन द शॉर्ट रन में ही रख सकते हैं। तो 79 का जो होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें 79 तो हो गया ना, इन शॉर्ट रन में जवाब मिल गया आपको।
80 नंबर पे आते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें से कौन सा जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा, सब्स्टिट्यूशंस नहीं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री की बात बोला गया है तो कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड कॉफी नहीं, सब्स्टिट्यूशन है पेन एंड इंक, ये पेन एंड इंक हो जाएगा बच्चा, ब्रेड एंड राइस नहीं होगा, ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, पेन एंड इंक जो है ना इसमें से ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप चेक कर लो, वैसे सही जवाब है बी ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 81 नंबर बोला कि यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो अभी मैंने बात बोला था सब्स्टिट्यूट एक के बदले में दूसरा जो हम लोग यूज कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो 81 की अगर बातें करें बच्चा तो 81 का क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर नहीं, मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल, हाँ ये आप सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो, इसीलिए हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये इसका सब्स्टिट्यूट, अगर मान लियो सरसों तेल का दाम अगर बढ़ गया तो रिफाइंड पे चले गए, रिफाइंड का दाम अगर बढ़ गया तो सरसों के तेल पे चले गए, ठीक है ना, ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है ये इसमें माना जाता है जो एक के बदले में दूसरा अगर होता है, जैसे पेन के अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें इंक रहेगा तभी ना, इसलिए पेन एंड जो इंक है ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स माना जाता है। तो 80 का भी हो जाएगा, 81 का भी हो जाएगा, ठीक है। अब 82 पे आते हैं। 82 क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स curve is perfectly inelastic, options A vertical demand curve, options B straight line demand curve, option C rectangular hyperbola demand curve और ऑप्शन डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव। तो 82 का जो जवाब होगा बच्चा वो हो जाएगा वर्टिकल डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व इज परफेक्टली जो इलास्टिक होता है वो वर्टिकल डिमांड कर्व के हिसाब से ही होता है, ए इसका जवाब होगा ऑप्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर बोला गया है व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन एग्जिस्ट व्हेन एवरेज रेवेन्यू मतलब एआर एंड एवरेज कॉस्ट मतलब एसी आर इक्वल, एआर इक्वल टू एसी कब होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ऑप्शन बी जब लॉस होगा, ऑप्शन सी बोला गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा या नन ऑफ दिस होगा। नहीं, ये नॉर्मल जब प्रॉफिट होता है बच्चा तभी जो है ना आपका एआर बराबर में एसी होता है, इसीलिए आप ए जवाब 83 का लगा सकते हो, ठीक है। 84 पे चलते हैं। क्या बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए इसमें कौन सा लॉ आपके लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस, मतलब सी लगा दो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के हिसाब से ये लॉ इज एप्लीकेबल होता है एग्रीकल्चर के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन सी लग जाएगा 84 का सी, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर की। बोला कि यहाँ पे व्हाट इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट इज कॉल्ड। ऑप्शन से कंजम्पशन फंक्शन, ऑप्शन बी बोला प्रोडक्शन फंक्शंस, ऑप्शन सी बोला गया बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा प्रोडक्शन फंक्शंस पे ही माना जाता है, फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट हमेशा प्रोडक्शन फंक्शन पे ही लागू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी लगा लेना 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर बोला गया यहाँ पे एन एक्वेरियम इज अ पोजीशन from which this is no net tendency to move, whose statement is this? Options A Baldwin, स्ट्रैगलर है ना या स्ट्रिगलर, मार्शल्स या हिक्स, बॉल्डिंग साहब ने कहे थे, ठीक है ना। एन एक्वेरियम इज अ पोजीशन फ्रॉम व्हिच देयर इज नॉट नेट टेंडेंसी टू मूव, ये स्टेटमेंट जो दिए थे बच्चा वो दिए थे आपका बॉल्डिंग साहब ने दिए थे, ए ऑप्शन लगा लेना क्वेश्चन नंबर 86 का, ठीक है। ये 86 नंबर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर की अगर बात करें तो बोला गया यहाँ पे 87 नंबर एन इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू due to the sale of an additional unit of the commodity is called. Options A average revenue, options B marginal revenue, options C बोला गया both A and B, options D बोला गया यहाँ पे none of these। तो 87 की अगर बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा जवाब इसका मार्जिनल रेवेन्यू, ये क्वेश्चंस पढ़ लो, आपका 87 नंबर क्वेश्चंस है, ऑप्शंस होगा बी, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर बोला गया विच द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मार्केट, मार्केट का जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो क्या होता है। ऑप्शन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी बोला गया मेजर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी लिक्विड एसेट और ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। बाइक पर प्राइमरी में आता है, ये हो जाएगा सेकेंडरी डेफर्ड पेमेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 88 का डी ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर बोला गया मनी इज what money does, who has stated
दिस, ये स्टेटमेंट के हिसाब से कौन साहब ने दिए थे? ऑप्शंस ए हार्टले वेथरस, ऑप्शंस बी वॉकर्स, ऑप्शन सी क्राउथर, ऑप्शन डी बोला यहाँ पे केन्स साहब। ठीक है, तो 89 का जो जवाब होगा बच्चा वो कौन सा हो जाएगा आपका? बोला कि यहाँ पे मनी इज व्हाट मनी डज, हु हैज स्टेटेड, ठीक है ना। 89 मनी इज व्हाट डज, हु हैज स्टेटेड दिस? हार्टली या वॉकर्स या क्रॉथर या केन्स? यहाँ पे वॉकर साहब ने दिए थे। ठीक है, मनी इज व्हाट मनी डज, हु स्टेटेड दिस? इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा वॉकर। ठीक है, 89 का लगा देना बच्चा बी नंबर, 89 का बी हो जाएगा। चलते हैं 90 की तरफ। 90 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मनी इज द पाइवोट अराउंड विच ऑफ द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर, हु स्टेटमेंट इज दिस? ठीक है, सब स्टेटमेंट पूछ दिए इस बार। क्या बोले यार? मुद्रा वो धुरी है जिसके आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह किसका कथन है? ये ठीक है। ये जो 90 नंबर की अगर बातें करें बच्चा, ये बहुत ही आसान सा जवाब है। इसका जवाब है आपका मार्शल साहब ने। ठीक है ना, मार्शल साहब ने ये बातें कहे थे। ठीक है, ये 90 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। 91 पे चलते हैं। बोला कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक? ऑप्शंस ए rationing of credit, options B direct actions, option C change in statutory liquidity ratio और ऑप्शन डी बोला गया moral successions। तो 91 जो है ना ये हो जाएगा चेंज इन statutory liquidity ratio। ये क्वालिटी मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंकर्स ऑफ बैंक? तो आपको पता ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स ऑफ बैंक बोला जाता है। 93 नंबर की अगर बात करें इन इंडिया विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक एग्जिस्ट? तो यहाँ पे करता है मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करता है इंडिया में। ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता दिया है। 94 नंबर पे चलते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम? ऑप्शन ए इंस्टीट्यूशनल बेसिस, ऑप्शन बी बोला गया आइडियोलॉजिकल बेसिस, ऑप्शन सी बोला गया टेक्नोलॉजिकल बेसिस, ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। तो 94 का जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, सारे बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। 95 की बात करते हैं बच्चा। बोला गया यहाँ पे 95 नंबर अकॉर्डिंग टू हुम द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस दैट 1 2 4 8 16 32 64 128। ये किसके द्वारा बताया गया बच्चा? यहाँ पे जो होगा वो मार्शल्स क्या बोलते हैं मैल्थस के द्वारा जिन्हें बताया गया है। ये 1 2 4 8 16 32 64 128 जो है ये जो पॉपुलेशन का जो ज्योमेट्रिकल जो प्रोग्रेस हो रहा है ना, यहाँ पे इसका जवाब जो है वो मैल्थस के द्वारा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 95 हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो, ये हिंदी में लिखा हुआ है, माल्थस साहब ने इसका जवाब दिए थे। ठीक है, सी ऑप्शन, ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 96 नंबर ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट पॉपुलेशन व्हिच गिव्स द मैक्सिमम इनकम पर हेड, हु हैज स्टार्टेड? ये कौन साहब दिए थे? इसका जवाब जो होगा डाल्टन साहब ने दिए थे ऑप्टिमम। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सी ऑप्शन हो जाएगा 97 का। 98 की बात कर 97 की बात कर लेते हैं। 96 तो समझ में आ गया बच्चा। 96 का सी हो जाएगा डाल्टन साहब। ठीक है, यही दिए थे। 97 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेस्ड कॉस्ट? तो एक्सप्रेस्ड कॉस्ट यहाँ पे कौन सा होगा? एक्सपेंसिव ओवर रॉ मटेरियल्स, ऑप्शन बी बोला गया यहाँ पे एक्सपेंसिव ओवर एडवर्टाइजमेंट इंश्योरेंस एंड पेमेंट, ऑप्शन सी बोला गया पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स और ऑप्शन डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो 97 की बात करें वो ऑल ऑफ द इज होगा। सारे जवाब इसका सही है, इसी वजह से डी ऑप्शन लगा देना बच्चा। ठीक है, ये सारे जवाब इसका सही है, इसीलिए इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी मतलब ये सब जवाब इसका सही है। 97 का डी डी डी। ठीक है, चलते हैं 98 पे बोला गया हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, वो दिए थे RF खान। लेकिन हाँ बच्चों, बहुत जगह पे आपको केन्स साहब की बातें कर रहे हैं। ये जो RF खान है ना, ये फर्स्ट जो है ना कॉन्सेप्ट दिए थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, बाद में केन्स साहब की बातें चलता है। तो आपको फर्स्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको ए जवाब दिया। आपको लगता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात चल रहा है, तो बहुत जगह पे केन्स की बात चल रहा है, लेकिन फर्स्ट की अगर बात चलेगा तो आपका AR खान होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट बोला तो RF खान हो जाएगा, और बी अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए केन्स साहब होता है। ठीक है, अब अपना चॉइस आपके पास है। 99 नंबर बोला गया इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड,
हुज स्टेटमेंट इन दिस, ऑप्शन ए हैक, ऑप्शन बी बोला गया यहाँ पे हेरोड, ऑप्शन सी बोला गया केन्स, ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे मैल्थस। तो इसका जवाब जो है वो केन्स साहब बहुत ज्यादा ही स्टेटमेंट दिए थे, ये जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और बच्चों हम लोग यहाँ पे आगे 100 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया हु हैज स्टार्टेड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जेबी से, ऑप्शन सी जेवॉन्स, ऑप्शन डी बोला गया मार्शल साहब। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जेबी से। तो बच्चों यहाँ पे होता है आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट। अभी मैं सिर्फ बात करने वाला हूं 2 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस को मैं बस सॉल्व करने वाला हूं। इसका जवाब मेरे YouTube चैनल पे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो आप लोग जिस वीडियो में लिखा होगा 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, उसमें इसका जवाब लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है बच्चा, पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन में से अगर किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, इसका जवाब आपको अच्छे तरीके से समझा के बता के, ठीक है ना, आपको तैयार कर दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। आप ध्यान से यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करने हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको क्वेश्चन क्या करना है, लिख लेने हैं, और उसके बाद इसका जवाब आपको अच्छे तरीके से देने। 30 क्वेश्चन है। ठीक है, अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, ठीक है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, इसको आप देख लेना, इसको लिख लेना, इसका भी जवाब आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको अगर ये वीडियो समझ में आ चुका हो या आपको लग रहा है अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने 100 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को खासकर मैंने 2 और 5 वाले मार्क्स क्वेश्चंस को दिखाया है। ठीक है ना, बाकी बात जो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका जवाब भी मैंने बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना चैनल। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।